लोग केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। क्या चैप्टर पढ़ेंगे? 5वां चैप्टर बढ़िया से पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन। क्या नाम है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छा चैप्टर है ना। प्राकृतिक संसाधन 5वां चैप्टर आज हम लोग शुरू करें। पहला चैप्टर पढ़ लिए थे पदार्थ, दूसरा चैप्टर पदार्थ का वर्गीकरण, तीसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था परमाणु, अणु, आयन, चौथा चैप्टर पढ़ा परमाणु संरचना, और अब हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। बहुत अच्छे से समझिए आखिर संसाधन है क्या चीज, है ना। संसाधन आपसे कोई पूछेगा कि आखिर संसाधन कहते किसको है ना। संसाधन की परिभाषा दीजिए, या संसाधन किसे कहा जाता है, आप हमको पढ़ाइए या बताइए। तो क्या बोलिएगा, बताइए जरा सा। संसाधन किसको कहते हैं? वे सारी वस्तुएं जो मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो, जो मानव के लिए जरूरी हो, क्या कहलाएगा? संसाधन। समझ में आ गई? जैसे ही बोर्ड जरूरी है कि नहीं, पेन जरूरी है कि नहीं, पहनने के लिए सब शर्ट पैंट जरूरी है कि नहीं जरूरी है, लाइट के लिए बल्ब जरूरी है कि नहीं, हवा खाने के लिए पंखा जरूरी है कि नहीं, आप बताइए पीने के लिए पानी जरूरत है कि नहीं है, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप एक ही लाइन में जान लीजिए कि वे सारी वस्तुएं, क्या बोल रहे हैं? वे सारी वस्तुएं, ध्यान समझिएगा। परिभाषा एक लाइन में याद हो जाना चाहिए। क्या चीज बोल रहे हैं? बोलिए, हम जो बोले हैं वही बच्चा को बोलिए। वे सारी वस्तुएं जो मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो, मानव के लिए उपयोगी हो, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। संसाधन कहलाता है। कट नहीं ना रहा है जी? कट रहा है तो इसको इसे करो। अब नहीं ना कट रहा है। संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन। कितने बच्चों को आ गया? तो आपसे कोई पूछेगा कि कौन कौन सा संसाधन, तो बता दीजिएगा। कॉपी किताब सब संसाधन है ना, कलम क्या है? संसाधन है ना, है कि नहीं? टीवी आप देखते हैं संसाधन है, मोबाइल संसाधन है, लिपस्टिक संसाधन है कि नहीं? सब तो संसाधन है, पाउडर है, क्रीम है, ये सब संसाधन है ना। जो मानव के लिए उपयोगी है उस सब को क्या कहेंगे? संसाधन। क्लियर हो गया? अब कहता है कि हमको पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि कहीं ना कहीं संसाधन का प्रकार भी होगा, है ना, और उसमें वो प्राकृतिक संसाधन भी होगा। क्या होगा? प्राकृतिक। तब संसाधन दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? संसाधन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। संसाधन दो तरह के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। संसाधन दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। सबसे पहला क्या है तो देखिए, एक हो गया मेरा बाबू, एक हो गया मेरा क्या चीज? प्राकृतिक संसाधन। एक क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। और एक हो गया मानवकृत संसाधन। क्या हो गया? उसका नाम मानवकृत संसाधन। एक हो गया क्या चीज? मानवकृत संसाधन। मानवकृत संसाधन। दो तरह के संसाधन होते हैं। एक हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो गया मानवकृत संसाधन। और जैसा कि प्राकृतिक संसाधन नाम से ही स्पष्ट है ना, जो प्राकृतिक से हमको मिला है। जो किससे मिला है? प्राकृतिक से। जैसे नदी को बनाया है मानव, नदी को मानव नहीं ना बनाया है, तो प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे? जो प्राकृतिक ने खुद से हम लोगों के लिए दिया है संसाधन उपयोग करने के लिए। तो नदी लिखे तो कोई दिक्कत है? हवा आप लोग बनाए थे? यहाँ नेतागिरी करके हवा बनाना है? ये जो हवा है जिसका उपयोग हम लोग सांस लेने में करते हैं, जिस हवा का उपयोग, हवा की भी उपयोगिता पढ़ाएंगे ध्यान से। तो ये हवा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक। मिट्टी बोलिए तो क्या है? मिट्टी, पर्वत, क्या है? ये सब प्राकृतिक संसाधन है। कहीं से कोई दिक्कत है? कोयला आप बनाने गए थे?
पेट्रोलियम पदार्थ आप बनाने गए थे? तो ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। पेट्रोलियम है कि नहीं? ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। पहाड़ है, झरना है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जो आपको प्राकृतिक से मिला है वो सब के सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। हाँ, मानव ने जो बनाया है, जैसे मोबाइल, मोबाइल तो प्राकृतिक ने हमको नहीं दिया है सबको, एप्पल का, है कि नहीं? हम खरीदते हैं अपने बदौलत, तो बनता है, अमेरिकन कंपनी है। तो ये मोबाइल क्या हो गया? मोबाइल क्या हो गया? जल्दी बताइए, मोबाइल क्या हो गया? तो मोबाइल हो गया। अब बताइए, ये स्टैंड लगा हुआ है वहां पे जहां से कैमरा चल रहा है, तो ये स्टैंड के बनाया है? हम लोग बनाए हैं अपनी सुविधा के लिए। तो इसको कहेंगे मानव, मानव निर्मित भी कह सकते हैं या मानवकृत भी कह सकते हैं। मानव निर्मित या मानवकृत संसाधन। बात समझ में आ रही है? शर्ट पैंट कौन बनाया है? लिपस्टिक के बनाया है? नहीं। अब समझ में आ रहा है मानव निर्मित और प्राकृतिक? अगर कोई इसको परिभाषा कहे कि प्राकृतिक, हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? देखिए, हमको मानवकृत संसाधन कहीं पढ़ना है नहीं। इस चैप्टर का नाम है क्या चीज? प्राकृतिक संसाधन। तो हमको प्राकृतिक संसाधन पढ़ना होगा, हमको मानव निर्मित संसाधन नहीं पढ़ना है। इसलिए हम पढ़ाएंगे क्या चीज आप लोगों को? प्राकृतिक संसाधन। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन बढ़िया से। तो प्राकृतिक संसाधन यानी कि जिसको प्रकृति ने हमारे उपयोग के लिए जिस संसाधन को दिया है उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन कहेंगे किसको? अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे, तो प्राकृतिक संसाधन हम लोग उस संसाधन को कहेंगे, है ना, जिसकी प्राप्ति हम प्राकृतिक से करते हैं। किससे करते हैं? प्राकृतिक से करते हैं। जिसका माने हमको देने वाला कौन है? उसको प्राकृतिक, इसलिए उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो इस बात को लिखेंगे कि वैसा संसाधन, जब तक हम यहां लिख रहे तब तक ऊपर लिख दीजिए फटाक से, चाहे देखिए ध्यान से। वैसा संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा प्रदान किया जाता है, छोड़ दीजिए, वैसा संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। कोई दिक्कत है? और जो प्राकृतिक देगा वो प्रचुर मात्रा में देगा, पूरा होमच के देगा आपके पास। प्राकृतिक जो संसाधन आपको उपलब्ध कराएगी, है ना, वो जल्दी घटने वाला नहीं होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको देगा। तो हम लोग इस बात को भी अगर जिक्र कर दें इस ढंग से तो कोई दिक्कत है? अगर कोई कहे, क्या कहे कि प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, कैसे? प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो मानव की मूल आवश्यकता, जो मानव की मूल आवश्यकता की पूर्ति करता है, मूल आवश्यकता की पूर्ति करता है, पूर्ति करता है, क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन। कोई दिक्कत है? नहीं सर। क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। देखते चलिएगा क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन। कहीं से कोई डाउट है तो हमको बताइए। अब जरा सा देख लीजिए, यहां पे प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। प्राकृतिक संसाधन भी कितना तरह के होगा? दो तरह का। देखिए कैसे से, अगर आपसे कोई बात करे तो क्या बताइएगा इसके बारे में? देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं कितना तरह का होगा? दो। एक होगा ऐसा प्राकृतिक संसाधन जिसका पुनः निर्माण किया जा सके, जिनका पुनः निर्माण किया जा सके, समझे कि नहीं? यानी कहने का मतलब है कि जिसको हम पुनः तो प्राप्त कर ही सकते हैं,
और जो हमारे यहाँ असीमित रूप में है, माने बहुत ज्यादा मात्रा में है, जो कैसा है, असीमित रूप में। असीमित का मतलब कि जिसका कोई सीमा नहीं है। जैसे पानी, पानी हम लोगों के यहाँ असीमित मात्रा में है, बहुत ज्यादा, 3 हिस्सा में जल ही है। सूरज का प्रकाश असीमित मात्रा में है, बोलिए है कि नहीं है? तो वह सब क्या हो गया, नवीकरणीय, जिनका पुनः निर्माण किया जा सके, जो जल्दी समाप्त ही नहीं हो, समझे कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधन 2 तरह के, एक हो गया नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब जिसका निर्माण पुनः हो सके, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। इसी को कहा जाता है गैर परंपरागत संसाधन। क्या कहा जाता है? गैर परंपरागत संसाधन। दोनों एक ही नाम है, इसलिए बकाइएगा नहीं। सबसे पहला होगा प्राकृतिक संसाधन में कौन आएगा? 2 तरह के कौन कौन होते हैं? एक होता है नवीकरणीय, जिनका निर्माण पुनः संभव है, बोले तो प्राकृतिक में बहुत मात्रा में है। और एक होता है अनवीकरणीय। एक क्या होता है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय बोले तो जिनका निर्माण करना पुनः संभव नहीं है, अगर किया भी जा सकता है तो उसमें आपको करोड़ों वर्ष लग सके, समझे कि नहीं? समय बहुत ज्यादा लगे जिसमें, उसको बोलते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं? इसको क्या हम लोग बोलते हैं? तो ये है गैर परंपरागत। तो ये हो जाएगा परंपरागत। क्या हो जाएगा? परंपरागत। क्या हो जाएगा? परंपरागत। अब इस मैटर को समझिए ध्यान से, जरा सा इस मैटर को बहुत अच्छे से समझिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। कैसे समझिएगा? जैसे प्राकृतिक संसाधन आप लोग को पढ़ना इसमें मूल चैप्टर में यही है, और प्राकृतिक संसाधन ही इस चैप्टर का नाम है, तो आपको प्राकृतिक के संसाधन न पढ़ना होगा। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? वैसा संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा हमको प्रदान किया जाता है, और वह कितने तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब हो गया कि वैसा संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः नया बना सकते हैं। नवीकरण, नया निर्माण, नया निर्माण। आ गया समझ में? तो लिख देंगे इसको कि वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिन्हें हम पुनः नव निर्माण कर सके, है ना, पुनः प्राप्त कर सके। पुनः प्राप्त कर सके। समझ में आ गई बात? अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो, अगर हम जल की चर्चा करें, या ऐसे भी तो लिख सकते हैं अथवा, देखिए 1 मिनट, अथवा ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वैसा संसाधन कोई बोल रहा है क्या पीछे से जी? है वैसा संसाधन, उधर से कहां से आएगा? वैसा संसाधन है ना, जो असीमित रूप में हो। आ गया समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कोई पूछेगा तो क्या जल बोलेंगे तो क्या दिक्कत है? सूर्य बोलेंगे तो कोई दिक्कत है? तो ये सब ऐसे हैं, और जितना भी ये सब सारे चीज हैं, जंगल वगैरह ये सब जो है, ये सब क्या है? जंगल है, जल है, वायु है, भरपूर मात्रा में है। इस सब देखिए, जंगल, जल हो गया, वायु, वायु माने हवा, है ना, मिट्टी, क्या है? मिट्टी। ये सब क्या है? प्रचुर मात्रा में है। कैसे हैं? प्रचुर मात्रा में है। हम ही लोग हैं तो प्रचुर मात्रा में है। मरेगा फिर 4 को हो जाएगा, है कि नहीं? एक व्यक्ति मरेगा 50 जिंदा हो जाता है ना? तो ये जीव जंतु सब, ये सब जल्दी हटने वाले नहीं हैं। और ये सब ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका निर्माण हमेशा होते रहता है।
समझे कि नहीं, जिनका निर्माण हमेशा होते रहता है, ये प्रचुर मात्रा में है हम लोगों के पास। तो इसको हम लोग कहेंगे नवीकरणीय प्रकार प्राकृतिक संसाधन। और अनवीकरणीय किसको कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, वैसा संसाधन, देखिए ध्यान से, वैसा संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त न कर सके, जिन्हें हम पुनः प्राप्त न कर सके, या जो असीमित मात्रा में न हो, असीमित मात्रा में, या जो सीमित मात्रा में हो, या जो सीमित मात्रा में हो, सीमित मात्रा में हो। सीमित मात्रा में हो का मतलब क्या है कि है मेरे पास, लेकिन कुछ दिन के बाद वो समाप्त हो जाएगा, और जब समाप्त हो जाएगा तो उसको नया निर्माण नहीं किया जा सकता है, या नया निर्माण अगर होगा भी तो वक्त काफी लगेगा, समय काफी लगेगा। समझे कि नहीं? तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं किसका, कोयला का। ऐसा है, कोयला भी प्राकृतिक संसाधन है, और कोयला जीवाश्म ईंधन है, जीव के अंश से बना, सीधा बढ़ जाइए, जीव के अंश से बना है, जीवाश्म है। लेकिन एक बार अगर हम लोगों के यहां से कोयला खत्म हो जाएगा तो पुनः कोयला के निर्माण में बहुत समय लग जाएगा, या निर्माण होगा भी नहीं, या हो भी सकता है, लेकिन जब भी होगा तो एक बार खत्म हो जाने के बाद इसका निर्माण करना बहुत जल्दी संभव नहीं है। आ रहा है समझ में? yes, sir। जैसे आप लोग देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बोले तो डीजल पेट्रोल। आज देखिए डीजल पेट्रोल की खपत अतिशय है, बहुत आवश्यकता से अधिक है। इसीलिए क्या किया गया है, देखिए गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले जो डीजल पेट्रोल की जगह पर देखिए सीएनजी आ गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आ गया है ना। या आप देखिएगा इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आ गई है। कैसी गाड़ी आ गई है? इलेक्ट्रिक। आप चार्ज कीजिए चलेगा। बात समझ में आ गई? चूंकि इसकी मात्रा सीमित है, ऐसा समय होगा जब पेट्रोल डीजल नहीं रह पाएगा हम लोगों के यहाँ, और नहीं होगा तो फिर इसके बाद उसका पुनः निर्माण करने में वक्त बहुत लगेगा, लाखों वर्ष समय लग सकता है, करोड़ों वर्ष समय लग सकता है। इतना जल्दी निर्माण होना संभव नहीं है कि आज हट गया कल लेके चले आएंगे, नहीं। इसलिए इसको कहेंगे कि है तो प्राकृतिक संसाधन, लेकिन कैसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण पुनः बहुत जल्दी संभव नहीं है, या जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो इस प्राकृतिक में, प्राकृतिक के संसाधन तो हैं, लेकिन इनकी खपत हो जाने के बाद दोबारा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। ये सीमित मात्रा में है, वैसे संसाधन को कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन, जिसके अंतर्गत में क्या आ जाएगा, कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ बोले तो लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, यही सब ना है जी। सब आ जाएगा खनिज पदार्थ के रूप में। ये सब अगर एक बार समाप्त हो जाएगा तो दोबारा इनका निर्माण करना फिर जल्दी संभव नहीं है। सब अगर तैयार भी होता है तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसीलिए देखिए प्राकृतिक संसाधन में दो तरह के संसाधन हैं, जिनका पुनः निर्माण किया जा सकता है वो हो गया नवीकरणीय, और जिनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है उनको कहेंगे हम लोग अनवीकरणीय। दूसरी भाषा में इसको कहेंगे गैर परंपरागत संसाधन, और इसको कहेंगे परंपरागत संसाधन। कितने बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक बात समझने में? नहीं सर। तो अगला चेंज करें? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब हम लोग पढ़ लेते हैं वायु का संघटन। अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? वायु का संघटन। वायु जो है कैसे मिलकर के बना है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगला टॉपिक अब हम लोग पढ़ते हैं, वायु किन किन चीजों से मिलकर के बना है। संगठन का मतलब यही होता है ना। वायु का संगठन बोले तो वायु किन किन चीजों से मिलकर के बना है वो देखना होगा। सुनाई दे रहा है सबको?
तो भैया कोई भी वायु हो वह क्या है, तो वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। गैसों का क्या है, ये मिश्रण है। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? वायु में तो बहुत सारी गैसें हैं, है कि नहीं? एक थोड़ी है। अगर वायु का संगठन देखे बढ़िया से, तो वायु के संगठन में आपको देखिएगा सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है नाइट्रोजन। क्या मिलता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बोले तो नाइट्रोजन एक गैस है। वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है? 78। कितना परसेंट है? 78%। 78% बोले तो सबसे ज्यादा। 78% बोले तो सबसे ज्यादा। दूसरी मात्रा में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। दूसरी मात्रा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन बोले तो पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। कितना है मेरे भाई? 21%। तीसरी बात अगर बोले तो आपके वायुमंडल में है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है इसका नाम? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना ही काफी है। 0.03%। और इतना ही काफी है। क्यों काफी है इतना? ये अभी आगे टॉपिक पढ़ाएंगे ग्रीन हाउस प्रभाव, तो उसमें आपको हम बताएंगे। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़िएगा तो इसके अलावा भी अन्य गैस हैं वायुमंडल में। क्या है? अन्य गैस। अन्य गैस में भी सबसे ज्यादा अगर आप बात कीजिएगा वायुमंडल में, तो एक आर्गन गैस है। कौन सा गैस है? आर्गन, जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा है और करीब करीब यह है 0.93%। कितना है? 0.93%। इसके अलावा अन्य बहुत सारी गैसें हैं। हाइड्रोजन है ना? उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, फ्लोरीन है। समझे कि नहीं? ये सब जो गैसें हैं ये सब है, लेकिन मूल रूप से आपको वायु जो है इन सभी चीजों से मिलकर के बनी है। वायु क्या है? गैसों का एक मिश्रण है। अब जरा हम लोग पढ़ते हैं कि इस वायु की उपयोगिता क्या है। अब हम लोग अगला टॉपिक जो देंगे उसमें पढ़ेंगे वायु की उपयोगिता। अगला टॉपिक क्या दे देंगे? वायु की उपयोगिता। इसका उपयोग वायु का क्या क्या चीज में है ये देखेंगे। अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है वायु की उपयोगिता। भैया वायु की उपयोगिता तो बहुत जगह है। कैसे है सो समझिए, देखिए ध्यान से। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वायु की उपयोगिता। अगर इसकी उपयोगिता पर चर्चा करें, ध्यान से समझिएगा, तो वायु ही तो है जो हम लोग श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। क्या है? ऑक्सीजन क्या है? वायु ही तो है। तो क्या हम लोग वायु की उपयोगिता में हम लोग बोले अगर कि सांस लेने और छोड़ने में वायु की उपयोगिता है, तो अगर इसको हम लोग लिखे कि श्वसन में, तो कोई गलत तो नहीं होगा। वायु की उपयोगिता कहाँ है? श्वसन में। आप देखिएगा वायु की उपयोगिता पेड़ पौधे बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान में। किसके दरमियान में? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वे लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस ही तो है। क्या है? गैस ही तो है। और वो प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या हो गया? भोजन का निर्माण। प्रकाश संश्लेषण करके वो क्या चीज बनाते हैं? भोजन। अपना पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो वायु की उपयोगिता किसमें है? भोजन निर्माण में। किसमें है? भोजन निर्माण में। समझ में आ रही है बात? भोजन निर्माण में भी इसकी उपयोगिता काफी है। और भोजन निर्माण कौन करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया। संश्लेषण क्या है इसका नाम? प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया में इसका निर्माण होता है। इसका और उपयोग होता है दहन में। अगर आप किसी चीज को जलाइएगा तो वहां भी वायु की उपयोगिता है। उसके बाद इसकी उपयोगिता और कहां है? देखिए ध्यान से। अगर हम लोग इसकी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस में, ग्रीन हाउस में, इसमें ग्रीन हाउस में। इसके बाद और कहां है? वर्षा कराने में। कहां पे है इसका उपयोगिता? वर्षा कराने में। इन सारी जगहों पर आप सभी लोगों की जरूरत है
है कि नहीं, किसका, वायु के। तो बारी बारी से ध्यान से देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसका उपयोग है। श्वसन क्रिया में क्या होता है, हम तो भोजन किए हुए रहते हैं, क्या किए हुए रहते हैं हम लोग, क्या करते हैं, भोजन। भोजन के रूप में क्या चीज लेते हैं भैया, तो आप कोई भी भोजन कीजिएगा तो भोजने का सूत्र है आपका क्या चीज, C6H12O6, है ना, जिसको आप ग्लूकोज भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, भोजन के रूप में यही सब ग्रहण करते हैं हम लोग। तो ये भोजन है। तो भोजन टूटेगा कैसे, जब तक उसमें ऑक्सीजन जाएगा नहीं, यहां पे इस भोजन में ऑक्सीजन जाएगा नहीं। भोजनों का सूत्र यही है C6H12O6, है ना, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो जब भोजन आप लोग करते हैं तो भोजन का क्या होता है आपके शरीर में, वो जाकर के टूटता है, क्या होता है, टूटता है। यह भोजन टूटेगा तभी तो उसमें से सारे पोषक तत्व तो बाहर निकलेंगे। तो टूटेगा कैसे, तो टूटेगा कब, जब आप श्वसन क्रिया करके ऑक्सीजन गैस लीजिएगा तब। जैसे ही आप ऑक्सीजन गैस लेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस जैसे ही लेंगे तो ये आपको इसके साथ मिल करके इस भोजन को तोड़ेगा, क्या करेगा, तोड़ेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है ये किसके माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचा, श्वसन क्रिया के माध्यम से। किस माध्यम से, श्वसन क्रिया के माध्यम से। और वहां हमारे ब्लड में एक चीज पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है उसका, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, जैसे देखिए जब आपसे कोई पूछेगा कि श्वसन क्रिया में आप कौन सी गैस लेते हैं तो क्या बताइएगा, नहीं रे आपको पढ़ाए हैं बायोलॉजी में, सीधा बोलिए ना, सीधा बैठ जाइए बढ़िया से, कि श्वसन क्रिया में हम लोग सब गैस लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी इस गैस है इस वायुमंडल में सब का सब ले लेते हैं। लेकिन यहां पर फेफड़ा बैठा हुआ है। फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा क्या करता है, उसको जरूरत सिर्फ ऑक्सीजन का है। वो बाकी को कहता है आ तो गए हैं चले जाइए, सबको बाहर निकाल देता है और सिर्फ किसको ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को। क्योंकि हीमोग्लोबिन वहां पर ब्लड में मिला हुआ है, तो फेफड़ा में ब्लड है ना जी। और फेफड़ा का जो ब्लड है वह हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है या उसको ले रहा है और शरीर के हर भाग तक उसको पहुंचा रहा है। हीमोग्लोबिन को कहां पहुंचा रहा है, शरीर के हर भाग तक। और जब इस प्रक्रिया को अपनाता है तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जल, अल्प मात्रा में जल भी बाहर निकलता है ना, जिसे आपका लार वगैरह बना या जिसको आप थूक वगैरह कहते हैं, ये सब क्या है, जले का नाम से है जी। तो ये सब जो है ये बनता है। प्लस आप जब भोजन करते हैं तो आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शरीर आपका बेहतरीन काम करने लगता है। तो ये कब करेगा, ये सब कब बनेगा, जब श्वसन क्रिया में आप ऑक्सीजन ग्रहण कीजिएगा तब। क्या बनेगा, ऑक्सीजन ग्रहण कीजिएगा तब। आपको नहीं जानकारी है तो हम आपको बता देते हैं। एक सामान्य मनुष्य जो है दिन भर में प्रतिदिन जो है 250 से 260, 250 से 260 केजी ऑक्सीजन ले लेता है। केजी में बात कर रहे हैं हम, किस में बात कर रहे हैं, केजी में, समझे कि नहीं। एक आम आदमी कितना ले लेता है, 250 से 260 केजी, है ना, ऑक्सीजन प्रतिदिन लेता है, प्रतिदिन लेता है श्वसन क्रिया के माध्यम से, समझे कि नहीं। ऑक्सीजन ले लेता है। आप सोच सकते हैं कि कितना आप लेते हैं, समझे कि नहीं। ऑक्सीजन का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन को, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या पूरे बॉडी में कौन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन। यानी कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, तो जरूरी है ना जी। तो वायु की उपयोगिता कहाँ है, श्वसन क्रिया में। कितने बच्चों को समझ में ये बातें आई। ये तो बहुत टफ चीज नहीं पढ़ा रहे हैं कि दिमाग बहुत ज्यादा लग रहा। आप लोग यहाँ पर हैं, सीधा बैठे, सीधा बैठे, सीधा बैठे सर। अब ध्यान से समझिएगा। ये हो गया। हमने कहा बाबू
कि भोजन निर्माण में भी, किस निर्माण में, भोजन निर्माण में भी प्रकाश संश्लेषण के तौर तरीके से हम लोगों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करेंगे? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए, वो भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो वायु है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वायु है। तो यही बात तो हमने कहा कि वायु की जो दूसरी उपयोगिता है वह किसमें है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में है ना। वातावरण में जो पेड़ पौधे हैं क्या करते हैं? देखिए, पेड़ पौधे वायु के रूप में क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और जड़ से क्या निकालते हैं? जमीन से क्या खींच लेते हैं? जल। जड़ जो है जमीन में है और जमीन से क्या ग्रहण कर लेते हैं? जल। और क्या होता है? तो देखिए, इनको हर हालत में सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश। और हम पढ़ाए हैं कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, धूप नहीं चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ज्यादा तेज धूप में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, समझे कि नहीं? जैसे उसको धूप चाहिए, हल्का प्रकाश चाहिए, उसको हल्का धूप चाहिए। हल्का माने हल्का धूप कहिएगा तो उसको सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं। सूर्य का प्रकाश बोले तो बताते हैं, दिन में अगर यहाँ पे इस रूम में सूर्य का किरण तो नहीं आ रहा है, दिन में सूर्य का प्रकाश इसमें तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें लाइट रहता है कि नहीं रहता है? किस वजह से? जोर से बोलिए। सूर्य के प्रकाश की वजह से, उसी को सूर्य का प्रकाश बोलते हैं। आज बाहर देखते हैं जिसको आप घामा कहते हैं, वो सूर्य का प्रकाश है। उस सूर्य का प्रकाश तेज हो गया, वो धूप हो गया, वो समझे कि नहीं? उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, उतना गर्मी में थोड़ी होता है। तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। और क्या उपस्थित रहता है? क्लोरोफिल। और क्या रहेगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल रहेगा, जिसकी वजह से भोजन का निर्माण करने में इनको सक्षम हो जाएंगे। और इस दरमियान क्या बन जाएगा? तो वही C6H12O6, जिसको मानव क्या करता है? खाता है। जिस चीज को ये बनाता है मानव, उसी चीज को क्या करता है? खाने में इस्तेमाल करता है। तो जो फल वगैरह जो आप देखते हैं वो सब क्या है? यही तो है। तो फल मानव खाता है कि नहीं खाता है? जीव जंतु खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो यही इसका निर्माण करता है। और क्या करता है? साथ में यहां से इस क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इस क्रिया के दरमियान क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। इस क्रिया के दरमियान क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन, जिसका इस्तेमाल हम लोग जिंदा रहने के लिए श्वसन क्रिया में करते हैं, समझे कि नहीं? और क्या होता है? साथ ही जो है आपको बहुत कम मात्रा में जल भी बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? जल भी बाहर निकल जाता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई इस बात समझ में? तो कोई आपसे पूछेगा कि वायु की क्या क्या उपयोगिता है, तो श्वसन क्रिया में, भोजन निर्माण में, अब दहन में भी इसका उपयोग होता है। भैया जलाने के लिए हवा की जरूरत है, याद रखिएगा। जलाने के लिए क्या चीज की जरूरत है? हवा की जरूरत है। हवा की जरूरत है। अगर इस बात को आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हम एक उपाय बता रहे हैं। जलाने के लिए हवा की जरूरत है। आप बहुत अच्छे से क्या कीजिए, एक मोमबत्ती जलाइए। क्या जला दीजिए? मोमबत्ती। और उसको शीशा वाला गिलास से ढक दीजिए ताकि आप उसको जलते हुए देख सकें। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वह मोमबत्ती बुझ जाती है। वह मोमबत्ती क्या हो जाती है? बुझ जाती है। क्यों बुझ गई? क्योंकि उसको ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हुई। उसको ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हुई और ऑक्सीजन के अभाव में वह क्या हो गया? बुझ गया, यानी कि जल नहीं पाया। इसीलिए कहा जाता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन गैस महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन का। आप अगर कोई और लैंप वगैरह जला रहे हैं, उसको क्या कीजिए कि उसके ऊपर से ढक दीजिए ये करके, कोई वैसा वस्तु से कि ढका जाए। ढक दीजिएगा, थोड़ी देर के बाद वो जलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। अगर आपको भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आप भी एकदम खत्म हो जाइएगा, बुझ जाइएगा। समझे कि नहीं? तो किसी भी पदार्थ को, आग को लगाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन के। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन न रहेगा ना
तो आप जो फुट फुट जलाते हैं गैस वाला पर, वो भी नहीं जल पाएगा, क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन गैस की जरूरत। हर वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए लिख दिए जलाने के लिए किसकी जरूरत है, हवा के, है ना, किसकी जरूरत है, हवा की जरूरत। और ऑक्सीजन बोले तो हवा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तब ना कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है। बोलिए, नहीं निकल रहा है। इसके बाद आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं H+O2 क्या बनाता है, SO2, ये भी तो जलिए रहा है ना। या आप देखिएगा नाइट्रोजन को जलाइए ऑक्सीजन के साथ तो NO2 बनाता है, तो सब तो जल ही रहा है। और जलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बोले तो हवा की, ऑक्सीजन बोले तो हवा की। तो ये हवा की उपयोगिता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अब चलिए ग्रीन हाउस क्या है और इसमें किस तरह से वायु की जरूरत है। देखिए हम आपके एक उदाहरण समझाते हैं। देखिए ठंडा प्रदेश में वन की मात्रा क्यों कमजोर होती है। ठंडा प्रदेश में जल्दी आपको पेड़ पौधा नहीं मिलेगा, सब जगह बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई देगा। तो ठंडा प्रदेश में ऐसा क्या होता है कि वहां पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, और नहीं होते हैं तो वहां पेड़ पौधे फिर कैसे उगाए जाएंगे, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि नहीं चिन्ह है। तो पेड़ पौधों को बोल दीजिए, ध्यान से। ठंडा प्रदेश में इसलिए पेड़ पौधे की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि पेड़ पौधों के उत्पन्न होने के लिए जगह गर्म चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए वहां पे क्या किया जाता है, कांच का एक ग्लास में बहुत बड़ा जगह को यहां ढक दिया जाता है और इसमें बहुत सारे पेड़ों को उगाया जाता है। बहुत सारे पेड़ों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है, ढेर सारे पेड़ों को उगाया जाता है। तो इसको कांच में ही क्यों रखा जाता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। होता क्या है कि यहाँ पे सूरज का प्रकाश होता है, क्या होता है, सूर्य। तो सपोज दैट ये सूरज है, तो होता यूं है कि सूर्य का प्रकाश इधर जाता है, ऐसे सूरज का लाइट यहां से जाएगा किसमें, इस कांच वाले ग्लास में, ग्लास कहिए या कांच से जो ढका हुआ जमीन है उसमें, समझे कि नहीं। और कांच जैसे ही इसमें जाएगा तो इस कांच को क्या कर देगा, ये गर्म, जो इसी प्रकाश इस नीचे जाएगा उसको क्या कर देगा, गर्म। जैसे ही गर्म होगा तो ये पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, पनपना शुरू, पेड़ पौधे पनपना क्या हो जाएंगे, शुरू। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हो गया क्या चीज कि जो किरण यहां पर आया और ये वायु जब निकलना चाहेगा तो वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांच से क्या है, ढका हुआ है, कांच से क्या है, ढका हुआ है, और इसमें भर गया है कार्बन डाइऑक्साइड। समझे कि नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होता है, गैस कैसा होता है, गर्म। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, कृत्रिम तरीके से आपने इस जगह को गर्म किया, और उतना गर्म किया जितनी भर जरूरत हो, जितना भर जरूरत हो। और इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस पैदा करके पेड़ पौधों को उगाया है ना, और यहाँ हरियाली लाने का काम किया। बात समझ में आ गई। ये ऐसा कहाँ किया जाता है, ऐसा उस जगह पर किया जाता है जहां का प्रदेश क्या हो, ठंडा हो। क्या हो, ठंडा प्रदेश के लिए ऐसा होता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ गर्मी, आप देखिएगा कि ग्रीन हाउस क्या है, तो देखिए ध्यान से, जिस तरह से आपको यहां पर हमने पढ़ाया है, पृथ्वी के लिए भी ग्रीन हाउस का काम करता है हवा। पृथ्वी जो आवरण है, जैसे आप देखिए पृथ्वी है नीचे और ऊपर अंबर ढका हुआ है, लेकिन जिस तरह से इसको आप पढ़े ग्रीन हाउस बना करके, उसी तरह से आपकी पृथ्वी पर भी इस गर्मी को बचाने के लिए, ग्रीन हाउस गैस पैदा करने के लिए जो है आपको हवा की आवश्यकता
पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? हवा की। यानी बोले तो पृथ्वी के लिए ग्रीन हाउस का काम कौन करता है? ग्रीन हाउस का कार्य कौन करता है? हवा करता है। काम कौन करता है? हवा करता है। कैसे? ध्यान से समझिए कैसे करता है। देखिए, सपोज दैट ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। इसके चारों ओर वायुमंडल का आवरण है। क्या है? वायुमंडल का आवरण है। ये वायुमंडल का आवरण है। यहां पर है सूर्य का प्रकाश या सूर्य बताइए, तो निश्चित है कि इसकी गर्मी, सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का किरण जो है यहां पे जाएगा। आहा, सूरज का किरण क्या हो जाएगा? यहां पर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बहुत सारे सूर्य के प्रकाश को यह आवरण रोक देता है। यह क्या होता है? आवरण रोक देता है। ये क्या है भैया? तो वायुमंडल है। वायुमंडल का आवरण है ये। वायुमंडल का ये क्या है? आवरण। और ये क्या है? पृथ्वी। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? पृथ्वी है। और सूरज का किरण इसको पार सब किरण नहीं कर पाता है, लेकिन जो किरणें यहां पे प्रवेश करती हैं, ऐसे कुछ किरणें भी प्रवेश ऐसे ऐसे कर जाती हैं, कुछ किरण भी ऐसे ऐसे प्रवेश करती है, पृथ्वी पर पहुंचने लगती है। समझे कि नहीं? तो जैसे ही यह पृथ्वी पर आएगी तो निश्चित है कि इसके प्रभाव से, है कि नहीं, इसके प्रभाव से पृथ्वी हल्का गर्म हो जाएगी। और गर्म होकर के ये किरण फिर से वापस लौटना चाहती है। ये किरण जब जैसे ही पृथ्वी पर आएगी तो फिर से क्या करना चाहती है? वापस जाना चाहती है, इसको भेद करके। इसको क्या करके? भेद करके। बस यहां पर मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। इस पृथ्वी पर मौजूद है क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी मात्रा में है यह? 0.03। ये कहता है कि इधर आने का, बुलाती है मगर जाने का नहीं। आ तो गए हैं लेकिन अब जाने का नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं? इस सब जो लौटना चाहते हैं, मार थप्पड़ के इसको नीचे कर देती है कि चल नीचे, है ना। और इसको रोके हुए रहती है। इसको क्या कर देती है? रोक देती है। तो यहां पर गर्मी क्या हो जाता है? बरकरार। क्या हो जाता है? बरकरार। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस क्रिया को करता है। कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ यही नहीं, और सारी कुछ कुछ गैसें हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको हम बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की ही भूमिका इसमें ज्यादा रहती है। ऐसे ग्रीन हाउस के लिए तो सल्फर डाइऑक्साइड भी है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो मुख्य रूप से है, ये है। मीथेन भी है, CH4 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, जलवाष्प भी है। तो ये सब है, लेकिन मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया? सूरज के आने वाली किरणों को, एक तो कम ही आ रही है, और जो आ रही है वो भी जाना चाहती है, लेकिन उसको रोकने का काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरह से इस पृथ्वी पर गर्मी को बना करके यहां पर पेड़ पौधों के लिए एक आवरण तैयार करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है कि नहीं है? थोड़ा ये भी जान लीजिए कि बाय द वे कार्बन डाइऑक्साइड न रहता तो क्या होता। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं रहता तो आप इतना ही जान लीजिए कि दिन बहुत गर्म हो जाता है। दिन क्या हो जाता? बहुत गर्म। क्योंकि किरणें आती, और जब तक सूर्य रहता तो किरण रहता ही, तो दिन बहुत हीट हो जाता। क्या हो जाता? हीट। कार्बन डाइऑक्साइड इसको अपने में भुला करके चारों ओर फैली हुई रहती है। और रात जो होता इतना ठंडा हो जाता कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, याद रखिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बन जाता है? बर्फ।
और पृथ्वी का तापमान हो जाता 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में। सोच लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाता है यार, समझे कि नहीं। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको छोड़ देंगे तो ककड़ा जाइएगा। ये कितना कर देगा ठंडा पृथ्वी को, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने 0 तो मैंने ही में बर्फ और वो करो में -100 डिग्री। कितने बच्चे इस बात को समझ रहे हैं। मैंने इतना ठंडा हो जाता, इतना ठंडा हो जाता कि फिर आप जो है ये रह नहीं पाते, जिंदे नहीं रहिएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आप जिंदा रह पाइएगा जी? रात भर आपको रेफ्रिजरेटर में छोड़ दिया जाएगा तो आप सब अपने आप को संभाल पाइएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर जीवन यापन समाप्त हो जाता है, यानी कि पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा फिर जीवित नहीं रह पाता है। तो अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है? ग्रीन हाउस का एक आवरण तैयार करके यह पृथ्वी की सुरक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पृथ्वी को एकदम ठंडा, एकदम कोल्ड हो जाने से बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है? या पृथ्वी को बहुत सारे, जैसे दिन में अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तब क्या होता? तो पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। वहां बहुत मात्रा में बर्फ है। अगर गर्मी हो जाए पृथ्वी पर बहुत ज्यादा, पूरी पृथ्वी एकदम गर्म हो जाए, तो ध्रुव का बर्फ जो है रहेगा स्थिर से? पूरा पिघल जाएगा यार। और जब वह पिघलेगा तो फिर पानी कहां जाएगा? समुद्र में जाएगा। कहां जाएगा? समुद्र में जाएगा। तो समुद्र का तल क्या हो जाएगा? पानी का तल क्या हो जाएगा? ऊपर। अब पृथ्वी का तल क्या हो जाएगा? नीचे। पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी? जल से मग्न हो जाएगी। दोनों स्थिति होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे तो पृथ्वी गर्म भी बहुत हो जाएगी और ठंडा भी बहुत हो जाएगी, और दोनों स्थिति में मरना आपका क्या हो जाएगा? तय होगा कि नहीं होगा? तो सर कार्बन डाइऑक्साइड का तो और ज्यादा होना चाहिए। जब 0.03 में आप असह्य गर्मी महसूस कर रहे हैं, 1% हो जाएगा तब तैयो नहीं कोई आदमी बचेगा। इसलिए जितना है उतना ही क्या है? पर्याप्त है। इसीलिए पेड़ पौधा को लगाना हम लोगों को जरूरी है ताकि गर्मी को कम किया जा सके। समझे कि नहीं? आवश्यकता से अत्यधिक कोई भी चीज होगा तो यह हमारे लिए क्या होगा? नुकसानदेह। तो कितने बच्चे ग्रीन हाउस प्रभाव को समझ पाए हैं? समझ में आ गया? अब वायु की क्या उपयोगिता है? तो बाबू रे वायु की उपयोगिता और है, जरा देख लेते हैं। जरा सा हम और कहां है वायु की उपयोगिता, जरा देख लीजिए ध्यान से। देखिए वायु की ही वजह से वर्षा होती है। कैसे? आप बात को समझिएगा। वायु की ही वजह से वर्षा करवाता है, यानी कि इसका उपयोग होता है वर्षा में। वर्षा में भी होता है, और वर्षा में ही आप इस बात को समझ लीजिए कि हवा कैसे बहती है। हवा कैसे बहती है आप देखते हैं ना कि कभी हवा इधर से तो कभी हवा उधर से बहती है। देखिए ये पृथ्वी तल है, जहां पर गड्ढा है वहां पर इस तरह से आकृति बना लिया है, और इस सब में गड्ढा में क्या भरा हुआ है? समुद्र, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। ये वाला भाग क्या है? स्थल। ये वाला भाग क्या है? समुद्र। क्या है? समुद्र, महासागर है। सूर्य की जो किरणें होंगी, सूर्य की जो किरणें होंगी मेरे भाई, वो ऐसा है कि खाली पृथ्वी पर पड़ेगा, समुद्र पर नहीं पड़ेगा। बोलिए सब जगह जाएगा? सब जगह जाएगा कि नहीं जाएगा? जरा हमको ध्यान से बताना। सूर्य की किरणें स्थल पर भी आ रही हैं और पानी पर भी आ रही हैं, समुद्र में भी जा रहे हैं। गरम पहले कौन होगा? स्थल या समुद्र? गरम पहले कौन होगा? बोलो जी क्या होगा? अगर यह किरण डायरेक्ट यहां पर आ गया
तो गरम पहले ई वाला होगा कि पहले ई वाला होगा? अच्छा, गरम होगा स्थल। ये बात कितने बच्चे बता रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। समझने का हमको देखते हैं। वाह, बैठिए। जो कह रहे हैं कि नहीं पहले समुद्र गर्म होगा, वो कौन बच्चे हैं बताइए? अभी तो सब समुद्र बोल रहा था। बोलिए, पागल हैं आप लोग। पहले गर्म होगा तो ऊपरे वाला जलवा गर्म होगा, पूरा समुद्रवा गर्म होगा जल्दी जी? लेकिन स्थल पर डायरेक्ट पड़ेगा तो पूरा स्थल गर्म होगा कि नहीं होगा? यानी कि स्थल गर्म होगा। ये अपना भी कॉमन सेंस नहीं है। तो जब सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो सबसे पहले समुद्र गर्म होगा कि स्थल गर्म हो जाएगा? निश्चित है कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा स्थल का। स्थल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा। आज समुद्र का जो टेम्परेचर हो जाएगा वह ताप क्या हो जाएगा? कमेगा। क्या हो जाएगा? ताप कमेगा। जब गर्म होता है कोई चीज, अगर ये गर्म हो गया तो हमने कहा था कि देखिए भाई, ये पृथ्वी है और जब ये हीट किया, गर्म किया, तो इसकी हवाएं किधर जाएंगी? ऊपर की ओर जाएंगी कि नहीं जाएंगे? इसकी हवाएं ऊपर की ओर जाएंगे। जैसे ही इसकी हवाएं ऊपर की ओर गई, जैसे ही इसकी हवाएं, एक मिनट, जैसे ही इसकी हवाएं ऊपर गई हैं, अब यहां से देखिए इस मैटर को, ये गई हैं, इसकी हवाएं तो नीचे हैं, ये गर्म होकर के कहां गया? ऊपर। तो नीचे हो गया खाली जगह। नीचे क्या हो गया? खाली जगह। तो इस खाली जगह में भी तो हवा हवा दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? तो जितना इधर की हवा होगी, जितना इधर की हवा होगी, सब दौड़ करके इधर आएगा कि नहीं आएगा? ये कैसा हवा है? ये है ठंडा। ये हवा कैसा है? ठंडा। जो हवाएं समुद्र तल तक की होंगी वह हवा क्या है? ठंडा। स्थल चूंकि गर्म हो गया, गर्म होने की वजह से इसकी हवाएं ऊपर चली गई। तो ऊपर जैसे ही गया तो ई वाला का खाली रहेगा मेरे भाई, कि इधर की हवाएं इधर आ जाएंगी? आ जाएंगी। ये हवाएं इधर जाएंगी, गर्म होकर किधर जाएंगी? तो जब इधर की हवा इधर आया तो इधर जब खाली हुआ तो ये हवा इधर पहुंच गया, ये हवा किधर पहुंच गया? इधर। बात समझ में कितने बच्चों को आ रही है? एकदम दिमाग से काम समझिए, लीजिए। इसमें बाबू रे, जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ा, सभी, जैसे पृथ्वी पर तो समुद्र भी है और स्थल भी है, तो दोनों पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो एकदम आम बात है कि स्थल गर्म होगा। स्थल जब गर्म होगा तो इसका टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हवा गर्म होने पर ऊपर की ओर जाती है। हवा गर्म होने पर किधर जाती है? ऊपर की ओर। यहां की हवाएं ऊपर उठेंगी और जैसे ही ऊपर उठेंगी तो जो जगह खाली होगा बस समुद्र वाला हवा इसमें प्रवेश कर जाएगा। और ये हवाएं कैसी हैं? ठंडी। ये भी हवाएं यहां पे गर्मी पा करके ये फिर उड़ना शुरू करेंगे और उड़ेंगे, और उड़ करके जब इधर से हवा इधर आ रहा है तो जो खाली है तो गर्म का हुआ इधर जाएगा, ठंडा हवा नीचे, और फिर जब खाली होगा तो इधर आएगा। यह क्रिया लगातार चलते रहेगा। और इस प्रकार से आप देखिएगा कि हवाएं क्या होती रहेंगी? बहती रहेंगी। हवाएं क्या होती रहेंगी? बहती रहेंगी। ये हवाएं क्या होती रहेंगी? बहती रहेंगी। तो जब समुद्र से हवा पृथ्वी तक जाए और फिर पृथ्वी की हवा उड़ करके फिर समुद्र की ओर आए और फिर इधर से यह प्रक्रिया लगातार चलते रहे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्री समीर। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्री समीर। याद रखिएगा, समुद्री समीर का मतलब क्या हो गया? कि समुद्र की हवाएं स्थल की ओर जा रही हैं। समुद्री माने समुद्र और समीर माने हवा।
तो समुद्री हवाएं जो ठंडी हैं वह किधर की ओर जा रही है? पृथ्वी की ओर। और रह गया बारिश कैसे होगी? तो ये ठंडी हवा है। क्या है? ठंडी हवा। तो जलवाष्प है, इसमें वाष्प के भी कुछ कण होंगे। जब यह ठंडा होकर के ऊपर जा रहा है गर्म होकर के, तो जैसे ही आप पढ़े होंगे इसके पिछले चैप्टर में, तो हमने एक चीज पढ़ाया था, संघनन। क्या पढ़ाया था? संघनन। तो जलवाष्प ठंडा होकर के क्या बनाती हैं? द्रव। जलवाष्प ठंडा होकर के क्या बनाती हैं? जल। तो जलवाष्प जो है ऊपर जा रहा है, और यहां पर जैसे ही ठंडी हवाएं जा रही हैं, गर्म हवाओं के साथ मिल रही हैं, तो जैसे ही गर्म होगा वो, तो आप देखिए ध्यान से, आपको जब संघनन पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे कि जो जलवाष्प होता है जब वह ठंडा होता है तो क्या बनता है? द्रव। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। इस प्रक्रिया से क्या हो जाता है? बारिश। इसी से क्या हो जाता है? वर्षा। तो हवाएं इसमें क्या कर रही हैं? वर्षा भी करवा रही हैं, ऊपर भी उड़ रही हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? समुद्री समीर। लेकिन समुद्री समीर कब होता है? दिन में। समुद्री समीर कब होता है? दिन में। सर हवाएं सिर्फ ऐसे ही चलते रहती है? नहीं, इधर से भी इधर जाती है, लेकिन रात में। कब जाती हैं? रात में। जरा समझिए इसको भी जरा सा, देखिए ध्यान से। अब स्थल उसको बोलेंगे जब स्थल से इधर की ओर जाएगा हवाएं समुद्र की ओर, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे स्थल समीर। तो आपको अगर समुद्री समीर लिखने आएगा तो लिख दीजिएगा स्थल समीर। देख लीजिए जरा सा। अब इसको हम ऐसे समझ लीजिए, कैसे? इसी प्रक्रिया को हम ऐसे समझ लेंगे। जैसे देखिए, ये क्या है? स्थल, इधर क्या है? समुद्र। क्या है? समुद्र। सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो निश्चित है कि गर्म होगा और हवाएं ऊपर की ओर जाएंगी। हवाएं किधर जाएंगी? ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर जाएंगी तो देखिए क्या होगा, जबकि देर से गर्म होगा, जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे तो यहां से जो हवाएं आ रही हैं वह हवाएं स्थान खोजेगी जहां खाली स्थान होगा, और यह खाली स्थान उसको स्थल पर मिल गया। जैसे ही ये हवाएं इधर से इधर की ओर जा रही हैं तो इधर का भी जगह खाली हुआ, और ये खाली जगह में इधर की हवा पहुंच गई, इधर की हवा पहुंच गई, और यह प्रक्रिया चलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समुद्री समीर बोलेंगे। इसमें होगा क्या चीज? इसमें होगा ये कि टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, कम रहेगा, क्योंकि गर्म कम हुआ है ना। हवाएं टेम्परेचर की वजह से उड़ेंगी, ऊपर में है। क्या होंगी? ऊपर में है, उड़ेंगी। इसकी हवा नहीं उड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि गर्म ही नहीं हुआ है, गर्म नहीं हुआ है। जैसे ही उड़ेंगे तो इधर का जगह खाली होगा। जगह जब खाली होगा तो दाब क्या हो जाएगा? इस पर दाब की वजह से ये उड़ी है, तो इस पर दाब बढ़ेगा। हाँ, इस पर दाब क्या होगा? बढ़ेगा। और इसका दाब क्या होगा? घटेगा। समझे कि नहीं? अरे दाब इसका बढ़ेगा तो नीचे की ओर रहेगा, इसका दाब ऊपर की ओर भाग जाएगा, ही बढ़ेगा। तो बात समझ में आ रही है? अब स्थिति क्या होगी कि जब इधर की खाली हवाएं जाएंगी ऊपर में तो ये सब हवा यहां आ जाएगी। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री समीर। तो ये प्रक्रिया कब होगी? दिन में। ये प्रक्रिया कब होगी? दिन में। तो समुद्री समीर कब होता है? दिन में। लेकिन वही हो गया रात। रात हो गया तो ये है स्थल, ये है क्या चीज? समुद्र। ये क्या है? समुद्र है। अब बताइए जरा सा, क्या रात में जो हवाएं हैं, रात में सूरज का प्रकाश नहीं है तो नहीं है, तो स्थल की हवा उड़ पाएगी? जोर से बोलिए। नहीं उड़ पाएंगे। लेकिन तब तक जो है समुद्र का प्रकाश से गर्म हो चुका होगा। सूरज के प्रकाश की वजह से उसके पानी अब तक नीचे तक गर्म हो चुके होंगे, और जैसे ही गर्म हो जाएंगे तो इसके पानी अब ऊपर की ओर उड़ना शुरू करेगा। चूंकि रात का समय है
इसका हवा कैसा रहेगा, नीचे की ओर। कैसा रहेगा, नीचे की ओर। और जैसे ही इसकी हवाएं उड़ेंगी तो ये हवा कहां चला जाएगा, इधर समुद्र की तरफ। और जैसे ही खाली होगा तो ये मुड़ करके आ जाएगा स्थल की तरफ। और यह प्रक्रिया भी चलते रहेगा। अब हवाएं ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे में जा रही हैं। तो ये किधर से जा रहा है, स्थल से समुद्र की ओर। किधर, समुद्र की ओर। कखनी, रात में। कब, रात में। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्थल समीर। इसको क्या बोलेंगे, स्थल समीर। आ गया समझ में? तो ये भी टॉपिक क्या होगा यहीं पर समाप्त। समझ में आ गया बात? अब जरा सा कुछ टॉपिक्स और पढ़ लिया जाए। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, देखिए ध्यान से। अभी है ना उसमें लाल नहीं हुआ है, चलिए ध्यान से। कितना मिनट, कितना सेकंड हो गया? चलिए बहुत है। अब क्या देखना है, जरा ओजोन के बारे में समझ लीजिए। किसके बारे में समझ लीजिए, ओजोन परत। बहुत इंपॉर्टेंट परत है भैया। अगर ओजोन परत नहीं हो ना मेरे भाई, तो हम और आप इस पर, पृथ्वी पर फिर रह नहीं पाते। ओजोन का सूत्र होता है O3। इसी का ऑक्सीजन का समरूप है। सूत्र क्या होगा, O3। क्या होगा, O3। याद रखिएगा, इसका सूत्र क्या होता है, O3। कोई पूछेगा कि ऑक्सीजन का, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। देखिए ध्यान से, O3। और इसका मुख्य काम है बाबू, पृथ्वी की सुरक्षा करना। ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ये क्या है, यह पृथ्वी का, क्या छुट्टी हो गई क्या उधर? अच्छा, तो इसको कल पढ़ा देंगे क्या? तो ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, है कि नहीं? आज समय समाप्ति हो गई, जिसकी वजह से हम अपना टॉपिक्स जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।